नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। मसूरी की खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जहां धनौल्टी रोड पर रेस्टोरेंट के पास में कार पार्क करने को लेकर एक हादसा हो गया। कार पार्किंग के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनौल्टी जा रहे थे। इस दौरान ड्राइवर धनौल्टी रोड के रेस्टोरेंट पर गाड़ी पार्क कर रहा था। अंधेरे में जगह का अंदाजा लगा नहीं पाया शख्स जो ड्राइव कर रहा था और गाड़ी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नीचे खाई में जा गिरी। कार में सवार लोगों में 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर बंद पड़े मकान में देर रात आग लग गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। सिविल लाइन के सौत मोहल्ले का ये मामला है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी डेट फाइनल हो चुकी है। देखिए, जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। सभी के लिए एक समान ये कानून रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इसका ऐलान किया है। सीएम धामी ने यूआईआईडीबी की बैठक में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। यूसीसी का फैसला समाज की समानता और एकता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक होगा। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया और ये ठीक तब हुआ है जब संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के यूसीसी की नजीर पूरे देश के सामने रखी। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा यूसीसी अब फाइनली लागू होने जा रहा है। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। पूरे राज्य में सभी के लिए एक समान कानून होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान किया है। देश की संसद में भी उत्तराखंड का उल्लेख किया है। उसके लिए उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद है। और हम जल्दी ही, चूंकि जनवरी माह में पूरी तरह से हमारी ट्रेनिंग इत्यादि के काम चल रहे हैं और वो शाम पूरे होते ही उसको पूरी तरह से यहाँ लागू हो जाएगा। और लागू होते ही यहाँ पर बहुत सारी जो जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो सबको सरल किया गया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उत्तराखंड के यूसीसी का जिक्र किया और पूरे देश के सामने नजीर रखी, तो ठीक अगले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूआईआईडीबी की बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम धामी ने यूसीसी का वादा किया था और नई सरकार बनने पर पहला फैसला यूसीसी कमेटी बनाने का ही लिया था। उसके बाद से लगातार कवायद चल रही थी। अब पूरे राज्य में यूसीसी को लेकर ट्रेनिंग के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। का ट्रेनिंग होगा और इसमें क्योंकि ये ऑनलाइन और आपको ऐप के माध्यम से सुलभ जो यूजर्स फ्रेंडली ऐप हैं वो डेवलप किए गए हैं, इसलिए इसमें वो ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग और हमारे जितने सेंटर्स हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जब एक बार इम्प्लीमेंट हो तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो ट्रेनिंग के पार्ट में भी सरकार का उतना ही ध्यान है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड न सिर्फ देश का पहला राज्य बन जाएगा, बल्कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए नजीर भी बन जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी अन्य राज्यों में भी इसे लेकर फैसला ले सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी जिले को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम धामी सतपुली झील का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। जी हां, सीएम धामी यहां करीब सुबह 11:50 पर हेलीकॉप्टर से बिलखेत हेलीपैड पहुंचेंगे, जिसके बाद कार से रामलीला मैदान सतपुली पहुंचना है। सीएम सतपुली झील का शिलान्यास समेत कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर बुधवार को कांग्रेस ने कई आरोप लगा दिए हैं। आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है उसको लेकर बीजेपी कानूनी विकल्प तलाश रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। एक देश एक चुनाव के लिए बात करते हैं, जहां पर जेपीसी का ऐलान हो चुका है। जेपीसी के लिए लोकसभा के 21 सांसदों के नाम का ऐलान हो चुका है। इसमें आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि राज्यसभा के 10 सांसद जेपीसी के सदस्य होंगे। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम भी शामिल है। बलूनी भी जेपीसी के सदस्य हैं। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के लिए पर्यटन विभाग 4 हफ्ते में पॉलिसी बनाएगा। सीएम धामी ने सचिवालय में हुई बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि गंगा और शारदा कॉरिडोर के साथ ही डाकपत्थर में बनने वाली नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं। गंगा कॉरिडोर जो कि ऋषिकेश हरिद्वार में हमारा प्रस्तावित है, उसके लिए सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जा रहा है। उसकी डीपीआर तैयार की जा रही है और एक दूरदर्शी विजन 2047 को लेकर और आने वाले समय की यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है। वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और चूंकि यात्रा है, पूरे देश के श्रद्धालु हैं, यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसी प्रकार से शारदा कॉरिडोर, जहाँ की प्रत्येक वर्ष मां पूर्णागिरी धाम के लिए कई लाखों की संख्या में 35-40 लाख लोग वहां आते हैं, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र इस कॉरिडोर से जुड़ेगा। उत्तराखंड के बड़े कांग्रेस नेता हैं हरीश रावत, जिन्होंने मांग की है कि प्रदेश में मीट और शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखिए, हरीश रावत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये वो सोशल मीडिया पोस्ट का वीडियो है जिसकी इन दिनों काफी चर्चाएं हैं। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ट्राउट मछली का प्रमोशन करते दिख रहे हैं। अपने कार्यकाल में एक शराब के ब्रांड को प्रमोट करने के आरोप आज भी हरीश रावत पर चिपके हुए हैं। अब मछली के प्रमोशन पर बीजेपी नेता हरीश रावत को ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद हरीश रावत ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बीजेपी नेताओं को सरकार से कहना चाहिए कि उत्तराखंड में मीट और शराब पर पाबंदी लगाए। आजीविका के साधन है, हमने उसको प्रमोट किया है। तो मैंने कहा यदि भाई ये बुरा है इसको प्रमोट करना, तो अपनी सरकार से कहो, क्यों मत्स्य पालन करवा रहे हैं, क्यों बकरी पालन करवा रहे हैं। सरकार तो जो है वो पालन करवा रही है और हम यदि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उत्पादकों को, तो इनके उसमें जो है बहुत टेढ़ी हो जा रही हैं। इनके भाजपा के लोग हमको सोशल मीडिया में ट्रोल करने लग जा रहे हैं। हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं और सरकार को बैन लगाने की सलाह दी। वही ये भी लिखा कि मांसाहारी या शाकाहारी होना मेरा व्यक्तिगत आचरण और भावना है।
जिस कालखंड में मैं मुख्यमंत्री था, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मेरे घर में मांस और अंडा वर्जित था, जिस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री रह चुके नेता को अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने समय में उन्होंने क्या किया, अब उपदेश तो लोग देते रहते हैं, अब क्रियावन कैसे हो, अपने समय में भी तो क्रियावन करना चाहिए था उस बात का। लेकिन रावत जी को 2-2 मुर्गे खाते हुए मैंने खूब देखा है। तो इस तरह ये जनता के लिए कुछ और कहना, अपने ऊपर अपना चरित्र दूसरा होना, तो इस तरह की बातों से मैं समझता हूँ केवल इन बातों का कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई लेना देना है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं ये उसी, जो मैं कहता हूँ कि जो उम्र का तकाजा है, उस तकाजे को दिखा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, ऐसे में शराब और मीट का मार्केट भले हो, लेकिन नेता पब्लिक ब्रांडिंग से बचते हैं। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से किया गया ट्राउट मछली का प्रमोशन बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रहा और कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री देवभूमि में मीट और शराब बैन करने की बात कर रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी में मेयर की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक अजीब से हालात पैदा हो गए हैं। देखिए, कई नेताओं को तो ओबीसी सीट रिजर्व होने के बाद अपनी जाति का पता लग रहा है। यही हाल पार्टियों का भी है। रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का मैदान सज चुका है। नए रिजर्वेशन के बाद कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की सीट जनरल से ओबीसी हो गई है। ऐसे में पार्टियों की भी हालत पतली है, क्योंकि उन्हें अपने नेताओं की जाति का भी पता नहीं और अब उनकी असल जाति का पता लगने पर हैरान है। ऐसा कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। जिनकी चर्चा कर रहे हो उनको खुद ही नहीं मालूम होगा मैं ओबीसी में हूँ, और ओबीसी सीट होगी ये भी किसी को चर्चा नहीं थी, जबकि ये बात है। हालांकि अब पार्टी संगठन के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में मेयर प्रत्याशियों की कमी नहीं है और प्रत्याशियों के चेहरे पहले से साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में हो सकता है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। अब किसी कार्यकर्ता विशेष के संदर्भ में जानकारी इस तरह का कुछ नहीं, क्योंकि हमारी जो भी चीजें होती हैं हम संगठन में अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं, उसके बाद चर्चाएं चलती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति सब कुछ नहीं करता, पार्टी संगठन का निर्णय होता है, बातचीत होती है, हर विषय की चर्चाएं होती हैं। जाहिर है ओबीसी सीट ने सारे समीकरण बदल डाले हैं, लेकिन जिस तरह से रोज नए दावेदार सामने आ रहे हैं उससे हर पार्टी हैरान है और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं। पार्टी में जो अभी तक स्वर्ण नेता के तौर पर राजनीति कर रहे कई नेताओं ने ओबीसी निकलने से नेता भी हैरान है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबर रामनगर से, जहां के रिंगोड़ा में बुधवार को एक महिला पर बाघ ने अटैक कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। अब देखिए, इसके बाद गांव में डर का माहौल है। बाघ महिला को पानी के स्रोत के पास से खींच कर ले गया है। ऐसे में ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी हो सकती है। सर्दियों में इंसान के साथ यहां बाघों का टकराव ज्यादा देखा जाता है। ये वन्य जीव विशेषज्ञ और वनाधिकारी मानते हैं कि सर्दियों में लकड़ियों के लिए ग्रामीण ज्यादा जंगल पर निर्भर रहते हैं और ये कारण टकराव का हो सकता है। साथ ही बरसात के बाद जंगल में घास और झाड़ियां बढ़ जाती है, जिसमें देख पाना इंसान के लिए मुश्किल हो पाता है, जिससे सर्दियों में टकराव बढ़ जाता है। और आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर आज से प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं सरदार अटल जी कि पैतृक जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपने कर्मभूमि के रूप में भी उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और लखनऊ से
कई बार उन्होंने देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देश के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। श्रद्धेय अटल जी एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही, हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। 25 दिसंबर को जो प्रतिभागी होंगे उनको सम्मान का कार्यक्रम और उस दिन सायंकाल नवोदित कवियों की अटल जी की कविताओं पर आधारित एक काव्य संध्या भी हर एक जनपद में, हर स्कूलों में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी आयोजित होगी। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्वस्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रद्धेय अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा
हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो सरदेव अटल जी ने देखा था, उन्होंने सोचा था, और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।